हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 15 के अंदर। सर क्या कुछ पढ़ाने वाले हो आज? तो आज बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बताऊं क्या? डाइपोल मोमेंट। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा टॉपिक। और मैं आपको बताऊं कि इसको अगर आप जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं जेई के अंदर जो कल्ट होता है वो डाइपोल मोमेंट की तरफ होता है। वो क्या कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, वो सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और शुरुआत करते हैं साहब डाइपोल मूवमेंट की। तो बेटा 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 सबसे पहली चीज अगर हम बात करें डाइपोल मूवमेंट, क्या है ये डाइपोल मूवमेंट? बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जैसे कि आपको अगर कहा जाए सिंगल बॉन्ड को आप टेक्निकली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को आप पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैथ्स में ऐसे ही मैं बात करता हूं 3.14 कोई बोले तो आपके दिमाग में आता है पाई, वो रिप्रेजेंटेशन जो है 22/7 तो आपके दिमाग में क्या आता है? पाई आता है। ऐसी डाइपोल मूवमेंट को जब अपन देखते हैं लल्ला, तो अपने दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? दैट इज वो साइन, इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। क्या होता है? Q इंटू डी। मतलब डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज इंटू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहली चीज क्या करता है ये डाइपोल मूवमेंट? तो बेटा देखो, इस दुनिया में केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो ना तो 0 है कुछ, ना तो 100 है। मतलब अगर मैं बात करूं कि क्या कोई कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है, तो जवाब है नहीं साहब। क्या कोई आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक होता है? जवाब है नहीं साहब। यानी कि उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहते हैं और उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर रहते हैं। क्या मैंने बोला? क्या 100% कोई बॉन्ड कोवेलेंट हो सकता है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या 100% कोई बॉन्ड आयनिक हो सकता है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है और हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो अगर हम बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो आयनिक कैरेक्टर है, उसको हम किससे मेजर करते हैं? तो उसकी पोलैरिटी से मेजर करते हैं, उस पे आए हुए चार्ज से मेजर करते हैं। और उसके बारे में हमें कौन बताता है? दैट इज डाइपोल मूवमेंट। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना। लेट सपोज मैंने कहा एक एटम ए है जो कि एटम बी के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। एटम ए है, वो एटम बी के साथ क्या कर रहा है बेटा? बॉन्ड बना रहा है। मैंने कहा बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज्यादा है, मोरियन वाला है। वहीं ए जो है ये कौन से वाला है? लेसियन वाला है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ए और बी ने जब बॉन्ड बनाया था तो इलेक्ट्रॉन कहां थे? बीच में थे, दोनों के बीच में। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था तो ए ने कहा चलो मैं एक इलेक्ट्रॉन लगाता हूं और बी ने कहा मैं एक इलेक्ट्रॉन लगाती हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या थे? बीच में थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद चूंकि जैसे ही बॉन्ड बन गया, और आप सब लोगों को पता है बी की ईएन क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। तो बी क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, 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 इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। जब ये अपने न्यूक्लियस की तरफ इसको खींचेगा 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 खींचेगा, तो आप एक चीज सोच के बताइए, ऐसा तो है नहीं कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिटल छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है जिसे हम क्या कह रहे हैं? बीएमओ। क्या कह रहे हैं? बीएमओ। आगे चल के और अच्छा समझ में आएगा ये बीएमओ क्या है। तो अगर मैं बी का मतलब बात करूं तो बी का मतलब होता है बॉन्डिंग। क्या होता है बोले बेटा? बॉन्डिंग। एम का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर। एम का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर। और ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल। क्या होता है? ऑर्बिटल। सोचो ऐसे, ए और बी जब इनिशियली एटम थे तो जब दो एटम करीब आए तो इन्होंने क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया। किसके थ्रू बनाया? तो बॉन्ड के थ्रू बनाया। बॉन्ड कैसे बना? तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना। यानी कि हमने कहा एक ऐसा बॉन्ड जो मॉलिक्यूल बना रहा है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, तो हमने कहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो बीएमओ है जिसके अंदर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बीएमओ है जिसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझने की कोशिश करना, ये जो बीएमओ है बेटा जिसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे 50% हक ए का है और इस पे 50% हक बी का है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस ऑर्बिटल को बनाया है। ये जो बीएमओ है इसको बनाने में ए और बी का 50-50% रोल है। ठीक है, समझना आप जरा गौर से।
चूंकि बी की ईएन ज्यादा थी, यानी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को मेरी जान अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कहीं ना कहीं रहेंगे तो ये इसी ऑर्बिटल में, लेकिन ये शिफ्ट हो जाएंगे। कहां थे पहले, यहां पे सेंटर में, और सेंटर से कहां शिफ्ट हो गए, बी के न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो गए। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज है, तो बी के सर पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आएगा, वहीं ए के सर पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या आया है, ये चार्ज क्रिएट हुए हैं, और चार्ज को टेक्निकली पोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलर स्पीसीज, यानी कि चार्ज स्पीसीज। समझ रहे हो। तो ये जो पोलैरिटी आई है, ये पोलैरिटी जो आई है बेटा, ये जो पोलैरिटी आई है, इस पोलैरिटी को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। यानी कि अब जरा गौर से सोचो कि ये हाई ईएन एटम से किससे, लो ईएन एटम से हाई ईएन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जिस क्वांटिटी से मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। यानी कि डाइपोल मूवमेंट है क्या, तो मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। क्या है, मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर या किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी है कि किस एक्सटेंट तक वो पोलर हो सकता है, किस एक्सटेंट तक उसके अंदर चार्ज क्रिएट हो सकता है, इस बात को मेजर करने के लिए हमने जो टॉपिक को जन्म दिया है केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। अब देखो, डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखना, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो सुनो। तो दो कंडीशन होती है बेटा, हर बात की तरह मैं दो बात यहां पे भी बता रहा हूं आपको, सुन लो। सबसे पहली चीज, एरो जो होता है, एरो वेक्टर जानते हो ना, वेक्टर फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, वेक्टर वा, अरे ये वाला एरो सुना होगा कि नहीं सुना होगा, पक्की बात है। तो इसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरो कहां से कहां जाता है वो सुनो। पहली चीज, एरो का डायरेक्शन जो होता है वो होता है लो ईएन से, कहां से, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ। कहां होता है, बोलो बेटा, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ। कहां से कहां, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ। कहां से, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ। पक्की बात है। दूसरा कहां होता है, दूसरा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंट्रल एटम से बेटा लोन पेयर की तरफ। किसकी तरफ, लोन पेयर की तरफ। अब सुनो बेटा, अगर मैं बात करूं एरो के अंदर, तो एरो की बात समझना, एरो की बात समझो, एरो की बात समझेंगे सारे लोग समझेंगे। बेटा देखो, एरो में क्या होता है लल्ला, ये एरो है, एरो के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है, बोलो बेटा, टेल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है, टेल वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, 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 इसको हम कहते हैं हेड वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, बोलो बेटा, हेड वाला पार्ट। ठीक है, तो एक पार्ट को हम कहते हैं टेल वाला पार्ट और एक पार्ट को हम कहते हैं हेड वाला पार्ट। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एरो के अंदर एक टेल वाला पार्ट होता है और एक हेड वाला पार्ट होता है। समझने की कोशिश करो। अगर एरो की बात करते हैं तो एक टेल वाला पार्ट है और एक कौन सा है, हेड वाला पार्ट। तो जो टेल वाला पार्ट होता है, जब हम हाई ईएन और लो ईएन के बीच में चेक कर रहे हैं, तो कैसे, लो ईएन की तरफ क्या होगा, टेल वाला पार्ट होगा, और हाई ईएन की तरफ क्या होगा लल्ला, हेड वाला पार्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। लो ईएन की तरफ टेल वाला पार्ट और हाई ईएन की तरफ हेड वाला पार्ट होगा। समझ रहे हो। अच्छा, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ अगर हम दिखाएंगे, तो सेंट्रल एटम के तरफ कौन सा वाला पार्ट होगा, टेल वाला, और लोन पेयर की तरफ कौन सा होगा, हेड वाला पार्ट होगा। कौन सा वाला पार्ट होगा बेटा, हेड वाला पार्ट होगा। देख लीजिए सारे लोग, अगर हम बात करें कि लो ईएन से हाई ईएन की तरफ रिप्रेजेंट करना है, तो कौन सा वाला पार्ट होगा, टेल वाला पार्ट लो ईएन की तरफ और हेड वाला पार्ट हाई ईएन की तरफ। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देके बताओ तब हम मानेंगे। चलो आओ, तुमको एक एग्जांपल देता हूं। पहले ये देखो, ये क्या रहा, वाटर। ये क्या रहा बेटा, बोलो जल्दी, वाटर। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है, बोलो बेटा, लोन पेयर। समझ रहे हो मेरी बात को। अब जरा गौर से सुनो, अगर हमें यहां पे वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो ये चीज समझने की कोशिश करना है। यहां पे
बेटा ये क्या हो गया आपका सेंट्रल एटम। अगर मैं अभी आपसे बात करूं तो ये क्या हो गया आपका सेंट्रल एटम। ये क्या हो गया बोलो बेटा सेंट्रल एटम, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये वाला जो हो गया ये हो गया आपका सराउंडिंग एटम। क्या हो गया सराउंडिंग एटम। अब सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम में पहले एरो लगाना सीखते हैं। ये देखो ये बॉन्ड वाले बात, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मैं आपको बता दूं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में ऐसा एरो लगता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में ऐसा एरो लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है। लो ईएन की तरफ टेल वाला पार्ट, हाई ईएन की तरफ कौन सा वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट, ठीक है। हेड वाला पार्ट किसे हम कह रहे हैं और टेल वाला पार्ट हम किसे कह रहे हैं, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। अब सुनो लल्ला, देखो यहां पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहीं पे है 3.5, यानी कि ये क्या हो गया मोरियन वाला पार्ट हो गया बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, मोरियन वाला पार्ट। और ये क्या हो गया लेसियन वाला पार्ट हो गया। बोलो बेटा लेसियन वाला पार्ट हो गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है। क्या बोला मैंने, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है। अब आओ लल्ला यहां पे देखो, मैंने क्या बोला, ये हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और ये ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, यानी कि लो ईएन वाला कौन सा है, ये वाला, और हाई ईएन वाला कौन सा है, ये वाला। बुरे घराने का एलिमेंट, छोटे घराने का एलिमेंट, कमजोर घराने का एलिमेंट हाइड्रोजन, अच्छे घराने का एलिमेंट, ताकतवर घराने का एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन। यानी एरो की जो डायरेक्शन होगी बेटा, एरो की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो यहां से यहां की तरफ होगी। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मंगल ग्रह का थोड़ी है बेटा, ये भी तो इसी पृथ्वी का है, तो इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो ये एरो कुछ इस तरीके से होगा। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ये तो रही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की कहानी। किसकी कहानी रही, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की कहानी। इसको मैं कह रहा हूं μ1 और इसको मैं कह रहा हूं μ2। म्यू क्या है सर, म्यू है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का एरो कहां से कहां जाएगा, लो ईएन से हाई ईएन, लो ईएन से हाई ईएन। अब समझो, अब दूसरा जो केस बन रहा है सेंट्रल एटम से सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। किसकी तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। तो मैंने आपसे क्या बोला कि सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ जब हम जाते हैं, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ हम जाते हैं तो एरो कैसे लगता है बेटा, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ जब हम जाते हैं तो एरो कैसे लगता है, बोलो जल्दी, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। समझ रहा हो मेरी बात को। तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो देखो, ये रहा सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ अगर हम एरो लगाएं तो एरो कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से, लोन पेयर की तरफ और ये लोन पेयर की तरफ। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसको μ3 बोलता हूं और इसको क्या बोलता हूं, μ4, यानी कि अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में, चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में, चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में, यानी कि म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, μ1 प्लस μ2 प्लस क्या लिख सकता हूं, μ3 प्लस μ4। क्या लिख सकता हूं, बोलो बेटा, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। समझ रहा हो मेरी बात को, बोलो हाँ या ना। अब दूसरी बात सुनो, सेंट्रल एटम से लोन पेयर वाले कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ज्यादा होती है। सेंट्रल एटम से लोन पेयर वाली कंडीशन में एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ज्यादा होती है। सर किससे ज्यादा होती है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में लोन पेयर वाले की पोलैरिटी ज्यादा होती है। क्या मैंने बोला, बॉन्ड लोन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी मतलब पोलैरिटी कहां ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के कंपैरिजन में, यानी कि लोन पेयर के कंपैरिजन में, लोन पेयर के कंपैरिजन में बॉन्ड पेयर की कम होती है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के कंपैरिजन में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के कंपैरिजन में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के कंपैरिजन में लोन पेयर की ज्यादा होती है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, यानी कि
ऊपर वाले की पोलैरिटी नीचे वालों से ज्यादा होगी। मतलब इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर जो पोलैरिटी है वो लोन पेयर के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल, ये स्टेबल स्पीसीज है। समझ रहे हो मेरी बात को? और यहां अगर हम बात करें लोन पेयर के केस में थोड़ी ज्यादा होगी। समझ में आई मेरी बात? अच्छा एक चीज बताओ, अगर इसको आप एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब डायरेक्शन है कि नहीं है? पहले तो हमने कहा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के कंपैरिजन में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पेयर के केस में लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है, लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो जाता है। दूसरा हमने क्या बोला? सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शनल नेचर फिक्स है या नहीं है कि लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो लगाओगे, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एरो लगाओगे। यानी कि ये मुझे बताओ, अगर डायरेक्शन है और साथ में मैग्नीट्यूड भी है, कैसी क्वांटिटी हुई? डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी हुई? एक स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होगी, एक टेंसर क्वांटिटी पढ़ी होगी, लेकिन मुझे स्केलर और टेंसर से मतलब क्या है? मैं जानना ही नहीं चाहता उसके बारे में। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो डाइपोल मोमेंट है ये स्केलर है या वेक्टर है। चूंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है सर, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? बोलो बेटा, मैग्नीट्यूड, पोलैरिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? और डायरेक्शन हाई ईएन से लो ईएन से हाई ईएन की तरफ और सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। यानी डायरेक्शन भी है मेरे पास और मेरे पास क्या है? बोलो बेटा, मैग्नीट्यूड भी है। तो अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूं, दैट इज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। बोलो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझ रहे हो? डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके बाद से अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डिबाई यूनिट। इसे मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन डिबाई यूनिट, मेजर्ड इन डिबाई यूनिट, डिबाई यूनिट, मेजर्ड इन व्हाट? डिबाई यूनिट। यानी कि म्यू इज इक्वल टू व्हाट? क्यू इंटू डी, Q इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या? Q इंटू डी। और डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? बोलो बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट जो होता है ना वो कूलाम मीटर भी हो सकता है। अगर एसआई यूनिट अगर इसका पूछोगे तो कूलाम मीटर भी होगा। ठीक है, तो अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए, एसआई यूनिट किसकी बात किया जाए? एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट होता है कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करूं तो पूछा भी जा सकता है 1 डिबाई इज इक्वल टू व्हाट? तो 1 डिबाई इज इक्वल टू अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -33 कूलाम मीटर होता है। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो 33 नहीं होता है, 30 होता है, सॉरी 30। एक मिनट मैं इसको और क्लियरली लिख दे रहा हूं। 3.33 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर होता है। कितना होता है? 3.33 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर। तो ये पूरी कहानी है। डाइपोल मूवमेंट है क्या? तो पोलैरिटी को मेजर किया जाता है किसके अंदर? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। जिस तरीके से मेजर किया जाता है उसका नाम हमने क्या दिया? डाइपोल मूवमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अच्छा, यूनिट क्या होती है? डिबाई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? कूलाम मीटर। 1 डिबाई इज इक्वल टू कितना होता है? 3.33 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर -30 कूलाम मीटर होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, पहले इसको नोट करिए और फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। बेटा यहां पे जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, तरीके से अगर हम चर्चा करते हैं तो देखो यहां पे होता क्या है, समझने की कोशिश करना। अब मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के हैं, जिनके अंदर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके अंदर कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं आता, जिनके अंदर चार्ज अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके अंदर डाइपोल आता है। तो मॉलिक्यूल के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल अगर मैं बात करूं बेटा तो सुनो ध्यान से, मॉलिक्यूल के अंदर अगर चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
एक कंडीशन ये हो सकती है चार्ज क्या हो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, चार्ज जो हो वो अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। चार्ज जो हो वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, और एक हो चार्ज अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो जहां चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाता है। अच्छा, चूंकि डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया, यानी कि नेट पोलैरिटी जो है वो क्या है, जीरो है। नेट पोलैरिटी जीरो है। आई एम सेइंग दैट नेट मार्क द वर्ड, ओवरऑल जो नेट है, जो एकदम अंततः है, वो क्या है, नेट पोलैरिटी जीरो है। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें, चार्ज अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, यानी कि नो डाइपोल मोमेंट। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अगर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, dipole moment is not equal to 0। ये जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी कि यहां पे म्यू इज इक्वल टू जीरो है और यहां पे म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है। तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूल के अंदर अगर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो आएगा। अगर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो उसके अंदर क्या होगा, बोलो जल्दी, उसके अंदर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, पोलैरिटी कुछ ना कुछ आएगी। अब बात ये आती है कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर चार्ज जीरो आ सकता है। तो बेटा सुनो, पहली चीज, इफ सराउंडिंग एटम, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, इफ सराउंडिंग एटम इज सेम। याद रखना, ये जो केसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं ये तभी अप्लाई होंगे इफ सराउंडिंग एटम इज सेम। इफ सराउंडिंग एटम इज सेम, अगर सराउंडिंग एटम सेम हुआ, अगर सराउंडिंग एटम सारे सेम हुए, सारे सराउंडिंग एटम सेम हुए, सारे सराउंडिंग एटम सेम हुए, तो याद रखना Ab2L0 की ज्योमेट्री हो, Ab3L0 की ज्योमेट्री हो, Ab4L0 की ज्योमेट्री हो, Ab5L0 की ज्योमेट्री हो, या Ab6L0 की ज्योमेट्री हो। अगर इनमें से कुछ भी अगर हम बात करें, Ab2L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, Ab6L0, Ab7L0, सराउंडिंग एटम यानी B क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो म्यू इज इक्वल टू जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट इज जीरो। कितना आ जाएगा, बोलो बेटा, जीरो आ जाएगा। अगर हम बात करें, यहां पे जरा गौर से समझने की कोशिश करो, सराउंडिंग एटम के अलावा अब दूसरी बात कर रहे हैं कि विथ लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। ये जो केस मैंने बताया दैट इज विदाउट लोन पेयर का। किसका बताया, विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर, क्या सर विद लोन पेयर में भी ऐसा केस देखने को मिलेगा? हाँ बेटा, दो जगह देखने को मिलता है। कहां कहां पे? एक आपको अगर मैं बात करूं Ab2L3, कहां पे, Ab2L3 के अंदर, कहां पे, Ab2L3 वाली ज्योमेट्री आ गई, या फिर Ab4L2 वाली ज्योमेट्री आ गई। अगर विद लोन पेयर वाली विद लोन पेयर वाले केस में, विद लोन पेयर वाले केस में अगर ये ज्योमेट्री आ गई तो हमेशा याद रखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट जो आने वाला है बेटा, डाइपोल मोमेंट जीरो आने वाला है। कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनो, एक एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं तुम्हें, मस्त मजा आ जाएगा तुम्हें। तो पहले एक काम करो, इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। पहले इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन चाहो तो लिख लो, ठीक है। इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लोन पेयर, इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लोन पेयर, अगर सराउंडिंग एटम सेम हो ना हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर सेंट्रल एटम के पास केवल एक लोन पेयर है, केवल एक लोन पेयर है, केवल एक लोन पेयर है, वो कभी भी उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लोन पेयर, 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 अगर केवल एक लोन पेयर है, देन क्या होगा आपका डाइपोल मोमेंट जो होगा बेटा, डाइपोल मोमेंट जो होगा, यानी कि म्यू कैन नेवर एवर बी जीरो। तो डाइपोल मोमेंट उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, पोलैरिटी उसके अंदर कुछ ना कुछ होगी, उसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चले आगे, चले आइए देखिए, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोलर एंड नॉन पोलर स्पीसीज, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर अगर मैं तुमसे बात करूं, ये जैसे सल्फर है, ठीक है, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन में भी कितने हो जाएंगे, 6,
क्लोरीन में कितने हो जाएंगे 7, 7 दूना 14 और ये 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 और 14 कितना हो गया 32, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 आए, 8 चौक को 32। अब कुछ लोग कहेंगे सर Ab4L0 इसकी ज्योमेट्री आ रही है, Ab4L0 इसकी ज्योमेट्री आ रही है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि Ab4L0 होगा तो म्यू इज इक्वल टू 0, यानी इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा। और जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं वो 100% गलत है। क्यों? क्योंकि देखो सराउंडिंग एटम अगर मैं बात करूं बेटा तो सराउंडिंग एटम यहां क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम इज नॉट सेम, सराउंडिंग एटम इज नॉट सेम, सराउंडिंग एटम इज नॉट सेम। और अगर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है बेटा, यानी कि अगर मैं इस कंडीशन के अंदर आपसे अगर चर्चा करूंगा बात करूंगा तो डाइपोल मूवमेंट जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा, डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो आएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर अगले वाले में हम देखें तो ये देखो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जो एरो जा रहा है यहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके सर पे क्या आएगा पॉजिटिव और इसके सर पे क्या आएगा नेगेटिव। जहां चार्ज खुद ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां डाइपोल मूवमेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, यानी म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो। ये कैसा होता है नॉन पोलर होता है, कैसा होता है नॉन पोलर, ठीक है। और ये भी कैसा होता है बोलो जल्दी, नॉन पोलर नहीं, सॉरी, ये कैसा होता है पोलर होता है, कैसा होता है पोलर होता है नेचर में। और ये भी कैसा होता है पोलर होगा, ठीक है, मतलब चार्ज होगा, चार्ज स्पेसीज होंगे। अब अगली बात सुनो, यहां पे अगर मैं बात करूं सेंट्रल एटम के पास केवल एक लोन पेयर है। इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लोन पेयर, इफ सेंट्रल एटम हैज ओनली वन लोन पेयर देन म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि डाइपोल मूवमेंट कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। और उस केस में हमेशा स्पीसीज कैसी बनेगी पोलर बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल एटम के पास हैज ओनली वन लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या है म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये कैसा हो जाएगा पोलर हो जाएगा। और ये क्या होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है दैट इज N2O3 है। क्या है N2O3 है, क्या है बोलो जल्दी N2O3 है, कौन सा है N2O3 है, ठीक है। कैसा ऑक्साइड होता है तो मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, कैसा ऑक्साइड होता है मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। आगे अगर हम बात करें ये क्या रहा N2O4, N2O4 के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जरा गौर से तो यहां पे क्या है ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्या है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कोई लोन पेयर दिख रहा है नहीं साहब, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। पहला सवाल म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है, ये क्या होता है पोलर होता है, ठीक है। अब सुनो इससे मिलता जुलता आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा कि ये जो नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है तो यहां पे अगर हम बात करें ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की दोनों बॉन्ड लेंथ हैं ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, क्या होती हैं ये इक्वल होती हैं ड्यू टू रेजोनेंस, किसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, किसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से। इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करता हूं एक और सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, डेट इज सुनो क्या, अगर आपको दे दिया जाए कभी भी SO4-2 PO4-3 या फिर आपको क्या दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए मान लो NO2 दे दिया जाए, ठीक है NO2, इन सब के केस में क्या होता है बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन, ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन इज सेम, इज इक्वल अगेन ड्यू टू रेजोनेंस, किसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से। तो याद रखिएगा इनके केस में अगर कभी आपसे पूछ लिया जाता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, किसकी वजह से इक्वल होती है दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस क्या है बहुत डीप में आप कहां पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस आएगा तो डेफिनेटली इसका केस बनता है वहां पे, ठीक है। चलिए अगर हम आगे और बात करते हैं, इसके अलावा अगर तुम्हें और कुछ देना चाहे तो वो ये भी दे सकता है NO3-, ठीक है NO3- नाइट्रेट आयन भी अगर वो तुमको दे देता है तो यहां पे क्या होगी ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन यहां पे अगर हम बात करें तो जरा गौर से देखो, ये लोन पेयर अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, ये अपनी डायरेक्शन में खींचेंगे, ये बॉन्ड पेयर वाले अपनी डायरेक्शन में खींचेंगे और ये अपनी डायरेक्शन में खींचेंगे। समझने की कोशिश करना, अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो समझने की कोशिश करो, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा होता है बेटा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसा होता है पोलर होता है, यानी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये कैसी स्पेसीज हो जाती है पोलर हो जाती है। यानी कि उद्देश्य क्या था समझाना, ये सुनो, आपको याद होगा NO2 के ऊपर मैंने खूब सारे सवाल ऑलरेडी करा रखे हैं,
कुछ सवाल जो डाइपोल मोमेंट से भी रिलेट हो सकते हैं, आप इनको याद रखें तो वो ज्यादा बेहतर है। और याद क्या रखना है, दो बातें। पहली चीज तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है ड्यू टू रेजोनेंस। एक बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अमाउंट, ठीक है, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो थे, आपने पढ़ा था N2O, याद करो पढ़ा था, NO, देन क्या पढ़ा था, NO2 पढ़ा था, N2O3 पढ़ा था, N2O4 पढ़ा था, और आपने बताया था NO2 डाइमर बना के क्या बनाते हैं, N2O4 बनाते हैं। ये भी एक मिक्स्ड क्या कहा जाता है, ऑक्साइड है। ऐसे ही N2O5। तो इन सब में अगर देखा जाए तो केवल एक ऑक्साइड जो होता है इसका, दैट इज N2O4। कौन सा, N2O4। ये कैसा है, नॉन पोलर है, इसके लिए म्यू इज इक्वल टू 0 है। बाकी जितने ऑक्साइड है ये देखोगे तो ये क्या है आपका N2O5। मैंने स्ट्रक्चर जानबूझ के कवर कराया है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर भी कवर हो जाए, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने की बिल्कुल भी संभावना ना बने। तो अगर N2O4 दिया, N2O5 दिया, N2O4 दे देता है, N2O5 दे देता है, N2O4 दे देता है, N2O5 दे देता है, N2O3 दे देता है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, N2O दे देता है, ठीक है, N2O दे देता है, क्या दे देता है बोल बेटा, N2O दे देता है। समझ रहा हूं मेरी बात को, क्या दे दिया, N2O दे दिया, क्या दे दिया, N2O दे दिया, ठीक है, समझ रहा हूं मेरी बात को। ये क्या दे चुका है, N2O दे चुका है। कुछ भी अगर इसने दे दिया तो समझने की कोशिश करना यहां पे तरीके से कि एकमात्र N2O4 है उसके ऑक्साइड्स के अमाउंट में, जो कि उसके पूरे ऑक्साइड की सीरीज में, जो कि कैसा होता है बोलो बेटा, जो कि कैसा होता है बोलो, नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर, और जिसके लिए डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। बाकी जितने हैं वो सबके सब क्या है, पोलर है। क्या है बोलो जल्दी, पोलर है। तो ये एक कंसेप्ट था जो कि आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही करा दिया। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए आगे चले, आगे चले फटाफट। अब देखो, अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताना है। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब जरा गौर से सुनो, यहां पे तरीके से सुनो। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये रहा H और ये रहा F, समझने की कोशिश करना। ये क्या रहा, H और ये रहा Cl, ये क्या रहा H और ये क्या रहा Br, और ये क्या रहा H और ये क्या रहा I। समझने की कोशिश करो। अगर इनके बीच में तुम देखोगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, ठीक है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बोलो बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। यानी कि अगर 4 - 2.1 करोगे तो डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितने का आएगा। तो अगर मैं बात करूं कितने का आ जाएगा, 1.9 का आ जाएगा। पक्की बात है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, तो 3 - 2.1 तो डेल्टा EN थोड़ा कम, और आगे जाओगे और कम, और आगे जाओगे और कम। अब म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो म्यू इज इक्वल टू होता है Q × D। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, चार्ज जो है वो जैसे जैसे डेल्टा EN कम होगा आगे जाने पे, अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां से यहां जैसे जैसे जाओगे, ठीक है, तो यहां पे डेल्टा EN क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहां पे कितना है डेल्टा EN यहां पे है 1.9, यहां पे कितना है बोलो जल्दी, यहां पे है 0.9, ठीक है, पक्की बात है, समझने की कोशिश करना। यहां पे कितना है 0.9। अगर HBr के केस में बात किया जाए तो यहां पे क्या होता है 2.80, ठीक है, और इसका कितना होता है 2.1 होता है। तो यहां पे डेल्टा EN कितना आ गया बोलो बेटा, 0.7 आ गया, ठीक है। इसका कितना होता है 2.5 और इसका 2.1 जानते ही हो, तो डेल्टा EN कितना आ गया बोलो बेटा, 2.5 - 2.1 दैट मींस 0.4। तो डेल्टा EN जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की V वैल्यू क्या होगी, कम होगी। चार्ज कम हुआ, म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू Q × D, यानी कि चार्ज कम, डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यानी कि HF, HCl, HBr और HI के केस में अगर हम बात करें तो डेल्टा EN कम हुआ, डाइपोल मूवमेंट कम हुआ। अब H2O और H2S है जैसे, तो यहां पे देखो ऑक्सीजन है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर। सल्फर कहता है देखो मेरे पास भी वैसा ही लोन पेयर है, ठीक है, ये जितना इधर से डाइपोल मूवमेंट μ1 μ2, इसको मैंने कह दिया μ1, इसको क्या कह दिया μ2। यहां पे भी ये क्या हो गया μ1 और ये क्या हो गया बोलो बेटा μ2 हो गया। अब देखो यहां पे भी सल्फर है, यहां पे भी सल्फर है। ढंग से देखो तो ये तो चलो मान लिया कि इसका μ1 और इसका μ2, अच्छा लिख रखा है पहले से मैंने, छोड़ो। हाँ, मैंने क्या कहा कि इसका μ1 इसके μ1 के बराबर, इसका μ2 इसके μ2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5,
हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, तो डेल्टा ईएन डिफरेंस अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 3.5 माइनस 2.1, 3.5 माइनस 2.1 आ जाएगा। यानी कि ये डिफरेंस जैसे ही अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, बोलो बेटा 1.4 का डिफरेंस यहां आ रहा है। कितने का आ रहा है 1.4 का, जबकि सल्फर का होता है 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। यहां डेल्टा ईएन कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा। तो डेल्टा ईएन की वैल्यू यहां कम है और यहां पे डेल्टा ईएन की वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा है। तो डेल्टा ईएन की वैल्यू अगर ज्यादा हुई और डेल्टा ईएन की वैल्यू अगर कम हुई तो तुम मुझे सोच के बताओ तरीके से यहां पे कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ म्यू H2O इज ग्रेटर देन म्यू H2S। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, और कोई कलर लेते हैं प्यारा सा। चलो NH3PS3 में देखते हैं। ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। इसके पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। ऐसे ही फास्फोरस के केस में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये लोन पेयर। देखो लोन पेयर की वजह से म्यू1 जो इसका है वही म्यू1 इसका भी होगा, लेकिन फर्क कहां आएगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3 और हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। फर्क कितने का है, यानी डेल्टा ईएन का डिफरेंस कितने का है 0.9। जबकि फास्फोरस के केस में देखोगे तो 2.5 के करीब होता है, ठीक है, सॉरी 2.12 होता है। कितना होता है 2.12। और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.10 होता है। तो अगर मैं बात करूं 2.12 माइनस 2.10, यानी कि डेल्टा ईएन की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, डेल्टा ईएन की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0.2 आ जाएगी, है ना, सॉरी 0.02 आ जाएगी। तो डेल्टा ईएन की वैल्यू कहां ज्यादा आ रही है, इस वाले बॉन्ड में ज्यादा आ रही है और इस वाले बॉन्ड में कम आ रही है। तो डेल्टा ईएन की वैल्यू बढ़ी तो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बढ़ी। तो सबसे पहला फैक्टर यहां साइड में अगर चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि डेल्टा ईएन अगर बढ़ता है तो यहां पे क्या होता है, बोलो जल्दी, डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या करता है, बढ़ता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं डेल्टा ईएन बढ़ा तो डाइपोल मूवमेंट भी बेटा क्या करेगा, बढ़ेगा। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं। HF लिया, H2O लिया, NH3 लिया, समझने की कोशिश करना। अब HF, H2O, NH3 में अगर हम बात करें तो H और F के बीच में डेल्टा ईएन का डिफरेंस देखते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 और इसकी कितनी होती है 2.1। 4 माइनस 2.1 कितना हो गया बेटा, 4 माइनस 2.1 दैट इज 1.9। और H2O के केस में चलो OH बॉन्ड में देख लेते हैं। तो OH बॉन्ड में अगर हम देखेंगे तो ये देखो हाइड्रोजन की 2.1 होती है और ऑक्सीजन की 3.5 होती है। 3.5 माइनस 2.1 कितना हुआ, तो सर डेल्टा ईएन यहां पे कितना आ गया 1.4। डेल्टा ईएन यहां पे कितना आ गया 1.4 आ गया। NH3 में आते हैं। NH3 का जस्ट अभी निकाला 3 माइनस 2.1 दैट इज 0.9। तो यहां पे NH बॉन्ड का अगर आप चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल्टा ईएन दैट इज 0.9। और अगर हम बात करें कि डेल्टा ईएन बढ़ा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो अगर हम बात किया जाए कि डाइपोल मोमेंट HF का सबसे ज्यादा, उसके बाद OH वाले बॉन्ड का, उसके बाद NH, तो यानी HF, H2O और NH3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, HF का ज्यादा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेल्टा ईएन की वैल्यू बढ़ी तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ज्यादा होगा। ठीक है, पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 एंड NF3। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहां जाओगे, अगर उस तरीके से तुम गड़बड़ कर दोगे तो यहां पे कैसे करना है, ये देखो, ये रहा NH, H और H और यहां पे क्या रहा आपका लोन पेयर, समझने की कोशिश करना। और यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या रहा NF3 और ये लोन पेयर। देखो ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा ईएन कौन है, नाइट्रोजन। तो लो ईएन से हाई ईएन की तरफ एरो लगाओगे, लो ईएन से हाई ईएन, लो ईएन से हाई ईएन। ये म्यू1 हो गया, ये म्यू2 हो गया, ये म्यू3 हो गया और ये क्या हो गया बेटा म्यू4। तो म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो ये एक डायरेक्शन में खींच रहा है या ना, पक्की बात है। ये जो फ्लोरीन है ये अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, ये अपनी डायरेक्शन में और ये अपनी डायरेक्शन में। यानी कि ये म्यू1 है, ये क्या है म्यू2 है, ये क्या है म्यू3 है और ये क्या है म्यू4 है। यानी कि म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू म्यू1 माइनस क्या हो जाएगा म्यू2 म्यू3 म्यू4 एक डायरेक्शन में, तो म्यू3 और क्या हो गया म्यू4। यानी कि यहां पे म्यू1 माइनस म्यू2 म्यू3 म्यू4 कर रहे हो और यहां म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4 चारों वेक्टर जुड़ रहे हैं, या चार वेक्टर जुड़ के, सॉरी 3 वेक्टर जुड़ के उनमें से एक वेक्टर माइनस हो रहा है। यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियस है NH3 का ज्यादा आएगा कंपेयर टू NF3 के।
अगला सवाल है OH2O ले लो और OF2 ले लो। देखो यहां पे OH, ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर। अब समझने की कोशिश करना। OF2 के केस में बात करें तो ये रहा लोन पेयर, ये रहा लोन पेयर। अब देखो हाई ईएन कौन है, तो फ्लोरीन है, तो एरो यहां से यहां लगेगा, एरो यहां से यहां लगेगा। इस कंडीशन में हाई ईएन कौन है, तो ऑक्सीजन है, तो एरो यहां से यहां लगेगा, एरो यहां से यहां लगेगा। इसका एरो इधर और इसका एरो इधर, यानी कि ये क्या हो गया μ1, ये क्या हो गया μ2, ये क्या हो गया μ3 और ये क्या हो गया μ4। यानी कि म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, ये हो गया। अब इस केस में देखो, तो इस केस में ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ एरो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ऑक्सीजन से लोन पेयर की तरफ एरो ऊपर जाएगा, यानी कि ये अगर μ1 तो ये क्या हो गया μ2, ये क्या हो गया μ3 और ये क्या हो गया μ4। यानी कि म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 माइनस μ3 प्लस μ4। यानी कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ के उनमें से इसे माइनस किया आपने। यहां पे क्या किया है, चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में वो जुड़े हैं, तो नेट रिजल्टेंट किसका आएगा, तो सर नेट रिजल्टेंट जो आएगा डेट इज H2O का ज्यादा आएगा, किसके कंपैरिजन में, OF2 के कंपैरिजन में। नाउ अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये देखो, एक मिनट, ये रहा N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और ये रहा CS3, ये रहा CS3 और ये रहा CS3, ठीक है, पक्की बात है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये रहा फास्फोरस डबल बॉन्ड O और ये रहा CS3, ये रहा CS3 और ये रहा CS3। यहां पे अगर हम बात करें तो पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव नहीं, यहां आएगा कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव। यानी कि एक बात क्लियर हो जाती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कोवेलेंट के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा, हमेशा याद रखना, क्योंकि यहां कंप्लीट चार्ज डेवलप होगा और यहां पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। दैट इज वाई अगर हम बात करें कि डाइपोल मोमेंट ऑफ CS3 होल थ्राइस NO इज ग्रेटर देन CS3 होल थ्राइस PO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH3 PS3 एंड NF3। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड NH3 और NF3 में तो हमें कंफर्म है किसका ज्यादा होता है, NF3 का ज्यादा होता है, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा और ये दूसरे नंबर पे। लेकिन व्हाट अबाउट PS3, तो इस बात को भी समझते हैं थोड़ा सा। आओ देखो, ये ले लिया N, ये ले लिया H, ये ले लिया H और ये ले लिया H, यहां पे ले लिया लोन पेयर, यहां पे ऐसे P, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। NF3 के केस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर रहा लोन पेयर, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन और तीन फ्लोरीन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाइट्रोजन से लोन पेयर, फास्फोरस से लोन पेयर की तरफ एरो, नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ एरो, ठीक है। अब समझना, हाइड्रोजन की ईएन कम है, नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा है, तो अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया μ1, ये क्या हो गया μ2, ये क्या हो गया μ3, समझ रहे हो, और ये क्या हो गया μ4। यानी कि म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, समझ रहे हो, ये हो जाएगा μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। इसके केस में अगर हम बात करें तो ये क्या है, फास्फोरस और हाइड्रोजन में, ऑल्दो इनके में अगर हम बात करें तो ईएन डिफरेंस क्या होता है, वेरी नेग्लेक्सिबल होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या है, μ1 है, सिर्फ एक वेक्टर एक डायरेक्शन में, समझने की कोशिश करना। वैसे तो देखा जाए हाइड्रोजन और फास्फोरस में भी थोड़ा सा ईएन डिफरेंस होता है, बहुत नेग्लेक्सिबल। तो जो एरो आएगा वो हाइड्रोजन से फास्फोरस की तरफ, हाइड्रोजन से फास्फोरस, हाइड्रोजन से फास्फोरस। क्यों, क्योंकि फास्फोरस का होता है 2.12 और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.10 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं तो जरा गौर से देखना, यहां पे ये हो गया अगर μ1, तो यहां पे ये क्या मान लिया मैंने μ2, ये मान लिया मैंने μ3, ये क्या मैंने मान लिया μ4, ठीक है। तो यहां पे म्यू रिजल्टेंट हम कैसे लिखेंगे, तो μ1 माइनस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखो, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। यानी कि तीन वेक्टर जुड़ के उनमें से एक को माइनस कर रहा हूं, और यहां चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियस है कि इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा।
उसके बाद किसका होगा, PH3 का होगा। हाँ नो डाउट इस बॉन्ड के अंदर जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो बड़ा कम आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इससे तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि चारों वेक्टर एक डायरेक्शन में है। तो PS3 का ज्यादा होगा किससे, NF3 से। समझ रहा हूं, इसको देख लीजिए, छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए नोट कर लिया, चलें आगे चलें थोड़ा सा, चलिए देख लिया, चलिए आगे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की आपसे उम्मीद है, तो इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह देता हूं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर आपके हेलो अल्केन हेलो एरिन्स क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे जिसके अंदर ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। और कई बार जेईई मेंस के अंदर, कई बार बहुत रिप्यूटेड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं अगेन टारगेट करूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंट ईयर में भी अपने को देखने को मिला है, तो इसको तो जरूर याद रखिए। देखिए होता क्या है बेटा, एक्चुअल में म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। तो यहां पे एक्सेप्शनल, थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा। एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आएगा, जब आप देखेंगे तो डेल्टा ईएन का डिफरेंस जो आएगा वो यहां ज्यादा आएगा, लेकिन होता क्या है, डिस्टेंस जो होती है ना क्लोरीन की, वो क्या कर जाती है, ओवरऑल डोमिनेट कर जाती है, जिसकी वजह से अगर मैं तो यही कहूं कि अगर आप इसको याद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर हम बात करें, चूंकि डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि इसका कम होना चाहिए और डेल्टा ईएन की वजह से CH3F का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट चार्ज पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे भी। तो डिस्टेंस की वजह से अगर हम बात करें, चूंकि डिस्टेंस की वजह से तो ये डोमिनेट करता है और चार्ज की वजह से ये डोमिनेट करता है। अब दिक्कत ये है कि हम माने तो माने किसे, तो अपन अगर देखें, डेटा उठा के देखें बेटा, जब किताबों के अंदर अपन देखते हैं तो अपने को यह पता चलता है कि CH-Cl3 का डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो CH3F से ज्यादा होता है, और CH3F का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो CH3Br एंड देन CH3I। तो मैं तो यही कहूंगा, ये डायरेक्ट डेटा अगर आप याद रखते हैं, ये डायरेक्ट ऑर्डर अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। तो याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रीजन क्या है, डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, चूंकि डाइपोल मूवमेंट चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और डाइपोल मूवमेंट डिस्टेंस पे भी। लेकिन अगर मैं यहां पे Q इंटू डी का रेशियो देखता हूं जब, तो पता चलता है वो थोड़ा ज्यादा आता है, और यहां Q इंटू डी का रेशियो जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज को प्रायोरिटी ना देते हुए, डेल्टा ईएन के डिफरेंस को प्रायोरिटी ना देते हुए हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, डिस्टेंस को। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड देन CH3I। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस CH3Cl, CH2Cl2 और CH-Cl3 एंड CCl4 अगर आपको दिया हुआ है, तो ये देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, प्लस क्लोरीन के पास 7 इंटू 4, तो 7 चौक 28, 28 4 कितना हो गया, 32। 32 को डिवाइड करो किससे, 8 से, तो 8 चौक को 32, यहां पे कितना आ गया, 0 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, AB4L0 हो गया। क्या हो गया, AB4L0। अगर वो AB4L0 हो गया, तो अगर आपको याद हो कि मैंने शुरू में बताया था, डाइपोल मूवमेंट ऐसी स्पीसीज के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब, जब सराउंडिंग एटम क्या हो, बोलो जल्दी, सिमिलर, यानी कि इसके लिए म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। वहीं अगर मैं बात करूं CH3Cl की, तो ये देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां एक लेने वाला है और 3 क्या है बेटा, देने वाले हैं, μ1 μ2 और μ3। समझ रहे हो मेरी बात को, और ये क्या हो गया, μ4। यहां पे अगर हम बात करें तो 2 लेने वाले हैं, समझ रहे हो, और 2 क्या है, देने वाले हैं। यहां पे बात करोगे तो 3 लेने वाले हैं, समझ रहे हो, यहां पे 3 लेने वाले हैं और 1 क्या है, देने वाला है। तो सबसे बेहतरीन बताओ, सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट कहां आएगा, जहां 3 देने वाले हैं और 1 लेने वाला है। उसके बाद जहां 2 लेने वाले हैं और 2 देने वाले हैं, और उसके बाद जहां 3 लेने वाले हैं और 1 देने वाला है। समझ रहे हो, तो यानी कि अगर इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2 और उसके बाद क्या आ जाएगा, CH-Cl3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये फटाफट से देख लीजिए कि अगर इनके अंदर हम बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यहां पे CH3Cl का सबसे ज्यादा, देन CH2Cl2, देन CH-Cl3, देन CCl4। और इसको नोट करिए फटाफट से, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, यहां पे भी डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करना है। अब देखो CO2 दे दिया, SO2 दे दिया, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 दूना 12, 12 4 16, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, एक मिनट देख लें, तो हाँ 16 है, तो 8 से डिवाइड करें इसको, तो 8 दूना 16, खत्म मामला।
ये क्या बन गया Ab2L0। Ab2L0 में म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? Ab2L0 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, सॉरी हाँ डाइपोल मोमेंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि Ab2L0 में मैंने बताया था अगर सराउंडिंग एटम सारे सेम है तो, ठीक है सॉरी। वहीं SO2 की अगर हम बात करते हैं तो अगर SO2 की बात करते हैं तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और इनके पास 6 दूना 12, 12 6 18, 18 डिवाइडेड बाई 8, यहां पे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, बचा कितना 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया 1। यानी कि ये क्या बन गया Ab2L1। Ab2L1, Ab2L1 के लिए म्यू 0 या नॉन जीरो, तो ऑब्वियस है म्यू क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज में एक होता था कौन सा, Ab2L3 और एक होता था Ab4L2। इन्हीं दोनों की अगर हम चर्चा करें तो इन्हीं दोनों का क्या होता है बेटा, इन्हीं दोनों का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। बाकी अदर जो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है उनका नॉन जीरो होता है, ठीक है। अच्छा, उनका भी कब होता है, जब सराउंडिंग एटम सिमिलर हो। सराउंडिंग एटम जो है वो दोनों के दोनों या चारों के चारों क्या है, सिमिलर है। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। SO3 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इंटू 3 18, 18 6 कितना हो गया 24। तो 24 को डिवाइड किया आपने किससे, 8 से, 8 त्रिके 24, ये हो गया आपका Ab3L0। अगर Ab3L0 है तो Ab3L0 के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। म्यू की वैल्यू क्या होती है, 0। वहीं XeO3 की अगर हम बात करें तो जेनॉन के पास 8 और इसके पास ऑक्सीजन के पास 6 इंटू 3, तो 6 त्रिक 18, 18 और 8 कितना हो गया, तो 18 और 8 हो गया आपका, 18 और 8 हो जाएगा आपका 26, ठीक है। तो 26 के लिए अगर हम निकालें तो देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों में अच्छा किसका ज्यादा था, SO2 का ज्यादा था। तो यानी कि 8 त्रिके 24, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया 1। ये बन गया Ab3L1, यानी कि इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए XeO3 और SO3 में ज्यादा किसका होगा, दैट इज XeO3 का होगा। अब SO3 अभी जस्ट हमने निकाला था, ये क्या है Ab3L0 है, और SO2 क्या है, तो SO2 है आपका Ab2L1। ये म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और ये म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, नॉन जीरो। समझ रहे हो, यानी कि इसका ज्यादा होगा। ऐसे ही XeF4 है और XeO3 है, ये तो देख के क्लियर हो जाएगा। XeF4 कैसे होगा, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, यही बनेगा। यानी कि ये होगा Ab4L2। Ab4L2 के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0। वहीं XeO3 के लिए क्या होता है, तो XeO3 के लिए आता है Ab3L1। Ab3L1 के लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कि XeO3 का डाइपोल मोमेंट XeF4 से ज्यादा होगा। आगे आ जाओ, इसमें देखो यहां पे क्या है, तो यहां पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस फ्लोरीन के पास, तो 7 इंटू 2 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, तो 8 इन दोनों 16, हाथ में लगा 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 2। यानी कि ये बना Ab2L2। Ab2L2 के लिए डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो नॉन जीरो होगा। XeF2 में अगर हम बात करें तो यहां पे कितना है 8 प्लस फ्लोरीन के अंदर 7 इंटू 2 14 प्लस 8 कितना हो गया 22, तो यहां पे 8 दूना 16, हाथ में लगा 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर लगा 3। ये क्या हो गया Ab2L3। और Ab2L3 मैंने अभी जस्ट बताया था, सराउंडिंग एटम अगर सिमिलर हो, फॉर एग्जांपल इधर बना दे रहा हूं XeF, और ये क्या हो गया लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ठीक है। तो अब देखो इसकी वजह से वेक्टर इधर आएगा, इसकी वजह से वेक्टर इधर आएगा, और इसकी वजह से वेक्टर इधर आएगा। अगर तुम ढंग से देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं, तो 3 वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे पाए जाते हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट तुमको पता है कितना होता है, 0 होता है। मैथ के स्टूडेंट हो तो म्यू रिजल्टेंट कितना होता है 0, और जितना ये नीचे खींचेगा उतना ही ये ऊपर खींचेगा, यानी ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो जिसकी वजह से Ab2L3 के अंदर अगर सराउंडिंग एटम सिमिलर है बेटा, तो वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 आने का कारण क्या है, कि जो 3 लोन पेयर है वो 120 डिग्री के एंगल पे है, और 120 डिग्री के एंगल पे अगर 3 वेक्टर को आप देखोगे तो म्यू रिजल्टेंट आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कि 0 आता है। बचा ऊपर नीचे वाला एटम, तो ये जितना ऊपर खींचेगा उतना ही ये नीचे खींचेगा, तो इसकी वजह से नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब सुनना जरा गौर से, यहां पे BF3 है, एक्चुअल में ये BF3।
अब BF3 का केस अगर आप चर्चा करेंगे तो BF, F और ये F, यहां पे ये इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये इस डायरेक्शन में खींचेगा और ये इस डायरेक्शन में खींचेगा। तीनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 डिग्री पे अगर तीन वेक्टर हो, 120 डिग्री पे अगर तीन वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है बेटा? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट अगर मैं बात करूं तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। तो ClF3 का अगर हम बात करें कि ज्यादा आएगा डाइपोल मोमेंट कंपेयर टू BF3 के, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे समझने की, अच्छा दूसरे क्वेश्चन में आगे, सॉरी पहले तो हम ऊपर एक्सप्लेन कर रहे थे, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूं। यहां पे मुझे लगा ये वाला है BF3 और यहां पे ClF3, ओके सॉरी। यहां पे XeF2 हम देख रहे थे, तो XeF2 का म्यू रिजल्टेंट क्या आ गया? 0 आ गया। जबकि OF2 के केस में अगर हम बात करें तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? XeF2 से ज्यादा OF2 का होगा। आगे आ जाओ BF3 में। देखो बेटा BF3 वाला केस क्या होता है कि बोरोन वाले केस में यहां होती है बैक बॉन्डिंग। क्या होती है? बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होती है? बैक बॉन्डिंग। ClF3 के केस में अगर हम बात करें तो ClF, आपको लगेगा कि जरूर ClF ऐसे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि आपको पता है बेटा यहां पे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। समझने की कोशिश करना। फ्लोरीन कितने हैं? 3, तो 7 तरीके 21, 21 और 7 28, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 28। यहां पे क्लियरली लिख दे रहा हूं ClF3 28 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 8, 8 तरीके 24, हाथ में लगा 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया? 2। Ab3L2, Ab3L2 के केस में डाइपोल मूवमेंट हमेशा क्या आएगा? नॉन जीरो। BF3 के केस में अगर हम बात करें तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो बेटा। तो बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और फ्लोरीन के पास कितने हैं? तो फ्लोरीन के पास 7, तो 7 तरीके 21, 21 5 26, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, यानी कि 26 को अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 8 तरीके 24, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 1। ये क्या बन गया आपका? Ab3L1। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, सॉरी 26 नहीं आएगा यार, 24 आएगा। कैसे सर? वो देखो, सॉरी गलती हो गई थी। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में कितना? 7 तरीके 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24, 24 डिवाइडेड बाई 8, 8 तरीके 24, यानी कि Ab3L0। और अगर ये Ab3L0 है, ये Ab3L0 है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ClF3 का ज्यादा आएगा कंपेयर टू BF3 के, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है SiF4 और SF4। तो सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। फ्लोरीन के पास कितने? 7, 7 चौक 28, 28 4 कितना हो गया? 32, यानी कि 32 को डिवाइड करोगे 8 से तो 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, मतलब कि लोन पेयर कितना आ गया? 0, यानी कि ये नंबर क्या बन गया? Ab4L0, ठीक है। अगर चाहते हो तो मैं इसको सॉल्व करके भी बता देता हूं, अगर चाहोगे तो मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूं। रुको एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखो SiF4 के अंदर अगर हम बात करें तो ये रहा ग्रुप नंबर 14 का, तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32, ये टोटल 32 आया। 32 को डिवाइडेड किया, डिवाइडेड बाई 8, तो 8 चौक को 32, बचा क्या? Ab4L0। इसको हम क्या बोलेंगे? Ab4L0। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो। ये बन गया आपका Ab4L0। ऐसे ही SF4 के केस में अगर हम बात करते हैं तो SF4 के केस में देखो जरा गौर से, सल्फर के बारे में अगर हम बात करें तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 7 चौक 28, 28 और 6 कितने हो गए? 34। 34 को डिवाइड किया आपने किससे? 8 से, तो 8 चौक को कितना हो गया? 32, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? 1। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये अगर इसकी बात किया जाए तो ये क्या बन जाएगा? Ab4L1, यानी ये म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है और यहां म्यू इज इक्वल टू 0 है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कि SF4 का डाइपोल मोमेंट SiF4 से क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट है PCl5 और PCl3। आपको पता है PCl5 के केस में आओ, देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं। PCl5, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इंटू 5 कितना? 35 प्लस 5 कितना हो गया? 40। 40 को डिवाइडेड बाई 8 किया आपने, 8 पचे 40, ठीक है। यहां पे आ गया आपका AB5 और ये क्या हो गया? L0,
वहीं PCl3 की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, क्लोरीन कितना हो जाएगा? क्लोरीन हो गया 7 × 3, 21, 21, 5 कितना हो गया? 26। 26 को डिवाइड किया किससे? 8 से। ठीक है, ये पहले पढ़ा चुका हूं ये फॉर्मूला। तो 8 त्रिके 24, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? 1। यानी कि ये क्या बन गया? AB3L1 और AB3L1 और दूसरा क्या बन रहा है आपका? AB5L0। ये आपका क्या बन रहा है? अगर मैं इसकी बात करूं, AB5L0 बन रहा है और ये क्या बन रहा है? AB3L1। यानी कि ये म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है और यहां पे म्यू इज इक्वल टू 0 है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कि PCl3 का डाइपोल मोमेंट PCl5 से ज्यादा आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको देख लो, फटाफट से छाप लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको देख लो। चलिए आगे चले। देखो बेटा यहां पे अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि ये है ऑर्गेनिक बेंजीन, ये कौन सा है आपका? ऑर्गेनिक बेंजीन, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक बेंजीन। और यहां पे अगर आप ढंग से देखेंगे तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ये देखो, ये डाइपो उसके अंदर बैक बॉन्डिंग के अंदर मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया था। अब उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बोरॉन के पास, बोरॉन जो है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। नाइट्रोजन भी कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। ठीक है, तो बोरॉन के पास, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। बोरॉन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। तो एक के पास लोन पेयर, दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो क्या ये बॉन्डिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ये कैसी बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन इसको उठा के दे सकता है, ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन इसको उठा के देख सकता है। तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनिक बेंजीन और इसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, ये दोनों चूंकि आइसोस्ट्रक्चरल हैं। कैसे हैं? आइसोस्ट्रक्चरल। अगर तुम देखोगे तो यहां कार्बन 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 ही लगा दो बोरॉन नाइट्रोजन की जगह, तो ऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगा। दिक्कत क्या है? बस कार्बन की जगह बोरॉन और नाइट्रोजन आ जाते हैं। तो ड्यू टू आइसोस्ट्रक्चरल नेचर, मतलब एक जैसा ये दिखते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन्हें क्या कहा जाता है? ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक बेंजीन है और ये क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन के अंदर क्या बैक बॉन्डिंग हुई है? तो हाँ साहब हुई है, बिल्कुल हुई है। बैक बॉन्डिंग यहां पे बिल्कुल होके दिखती है हमें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन दोनों में डाइपोल मूवमेंट जब कंपेयर करते हैं तो दोनों का डाइपोल मूवमेंट बराबर आएगा, पहली चीज। और दोनों कैसे होते हैं बोलो जल्दी? अगर मैं बात करूं दोनों के दोनों ओवरऑल, तो ये नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। ऑल्दो बीएन बॉन्ड पोलर है, यहां पे अगर मैं बात करूं बीएन बॉन्ड क्या है? वो पोलर है। यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव आएगा, नो डाउट आएगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर होता है। यानी कि ये याद रखिएगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन हो या ऑर्गेनिक बेंजीन हो, ये क्या होते हैं? कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। मतलब इनका डाइपोल मूवमेंट 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, याद करो एक दिन मैंने तुमको पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उस एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैंने इनके बारे में चर्चा की थी और मैंने कहा था इनके डाइपोल मूवमेंट पे जरूर सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोग। तो यहां पे सुन लीजिए जरा फटाफट से कि अगर आप देखेंगे कि ये प्लेन में कौन है? Cl है। तो Cl का अगर हम देखें कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसको मैंने कहा μ1, इसको मैंने कहा μ2, इसको मैंने कहा μ3। ये ऊपर वाली डायरेक्शन में जरा गौर से देखना, ये फ्लोरीन अपनी डायरेक्शन में खींचेगा और ये अपनी डायरेक्शन में, ये μ4 और ये क्या है? μ5। यानी कि μ1 हुआ, μ2 हुआ, μ3 हुआ, ये तीनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का है। इन तीनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो म्यू रिजल्टेंट, अगर तीन वेक्टर 120 डिग्री पे है तो म्यू रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। और ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल, क्योंकि जितना ये ऊपर खींचेगा उतना ही ये नीचे खींचेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एंगल कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का है। तो जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा? μ1 अगर आप देखेंगे यहां पे ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? तो म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि ये पोलर या नॉन पोलर। तो सर ये कैसा हो जाएगा? फटाफट अगर मैं बात करूं तो ये म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। जबकि चूंकि अगर मैं बात करूं ये दोनों तो चलो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये समझ में आता है, लेकिन जिस रेट से ये खींचेगा, जिस रेट से ये खींचेगा, उस रेट से जरूरी नहीं कि ये भी खींचे, क्योंकि फ्लोरीन एक प्लेन में आ चुका है, जिसकी वजह से म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0।
हेंस ये जो स्पीसीज जो होगी ये कैसी होती है, पोलर होती है। यानी कि PCl3F2 ये क्या होती है, तो ये क्या होगी आपका, बोलो जल्दी, नॉन पोलर। और जबकि अगर मैं बात करूं PCl2F3 जो होगा ये क्या होगा, पोलर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको देख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चले, चलो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं H2O2, O2F2, S2F2 और SCl2, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं हाफ ओपन बुक लाइक। कैसे होते हैं, हाफ ओपन बुक लाइक। पहली चीज मैं आपको बता दूं, हाफ ओपन बुक लाइक होते हैं। अब देखो फ्लोरीन इस डायरेक्शन में, ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में, ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में, जो खींचेगा ये लोन पेयर अपने इस डायरेक्शन में और ये लोन पेयर अपने इस डायरेक्शन में खींचेगा। समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये जो है इस डायरेक्शन में देगा तो ये वाला जो है इस डायरेक्शन में। इसको अगर कैंसिल करने के लिए ये है बैठा है तो इसको कैंसिल करने के लिए ये, और इन दोनों वेक्टर को अगर टेल से टेल मिला दोगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर इन चारों में से कोई भी आ गया तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे समझने की कोशिश करना, पहली चीज तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। याद रखना, जो याद रखने वाली बात है काम काम की, इसके अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। H2O2 को लेके आपसे पूछा जाएगा डाइहेड्रल एंगल, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो क्या है, वो डायरेक्ट आप याद रखेंगे। दैट इज गैस फेज में, इन गैस फेज अगर पूछा जाए तो गैस फेज के अंदर 90 डिग्री के करीब एंगल होता है। और अगर मैं बात करूं इन सॉलिड पूछा गया तो इन सॉलिड लगभग होता है 111 डिग्री 5, ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे 112 डिग्री, ठीक है। तो ये बात होती है। डाइपोल मोमेंट इनमें से अगर किसी का आ गया तो ये कैसा होता है, 0 होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है लोन पेयर की वजह से। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आज के लेक्चर में मैं बता के यहीं पे एंड करूंगा, दैट इज याद रखना B2S6 और इसके अलावा Al2Cl6 ये क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। और इनका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें बस मैंने आज के लेक्चर में की हैं, कल के लेक्चर में बहुत धांसू क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी चीजें और भी हम सीखेंगे और आगे हम अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज तो हमने सिर्फ काम की बातें की, ठीक है। तो यहां पे अगर बात किया जाए कि ये जो था ये क्या है, आपका डाइमर बनाते हैं, और डाइमर बनाते हैं और इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायरेक्ट याद रखना है 0 होता है। आज हमने सिर्फ चर्चा है, चूंकि हेल्थ थोड़ी नहीं ठीक थी, ठीक है, अभी और भी क्लासेस है बहुत सारी, तो इस वजह से मैं आपसे बोलूं कि ये जो है इसके बारे में आप याद रखेंगे कि क्या क्या बातें आप याद रखेंगे कि ये जो होता है ये हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें मैंने आपसे की, उन सारी बातों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके अच्छे क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन जो जेई एडवांस के लेवल पे या जेई मेंस के लेवल पे हमसे पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातों पे हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो खैर आज के लिए बस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, बस आप थोड़ी देर मुझे और सुन लीजिए। बताइए क्या कुछ कहना चाहता हूं, और वो कहना ये चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर लेक्चर को देखने के लिए। आप देखिए पूरे मन से, और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे आप एकदम पूरी तैयारी के साथ आइए, ताकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं और उस क्वेश्चन को डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा टाइम गैप होगा तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने खूब सारे सवाल कराऊंगा उसके अंदर, और खूब सारे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और खुश रहिए एकदम।